भारत स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 में, तो देश में बहुत सारी समस्याएं थी। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू गांधी जी के आदेश पे सर्वसम्मति से प्रधानमंत्री बने। उस वक्त देश की बहुत बड़ी समस्याएं थी, आर्थिक समस्याएं थी, सबसे जो धार्मिक उन्माद था वो चरम पे था। उतना धार्मिक उन्माद आज तक नहीं हुआ है, क्योंकि हजारों आदमी हिंदुस्तान से पाकिस्तान गया और पाकिस्तान से हिंदुस्तान आया। उनमें जो मनमुटाव था, तो धर्म के प्रति एक दूसरे की घृणा थी, जो मारकाट मची थी, वो आदमी भूल नहीं सकता था। और उस वातावरण में नेहरू जी ने गद्दी प्राप्त की। नेहरू जी की दूरदर्शिता, पक्का इरादा और प्लानिंग और उनका विजन अद्वितीय था। उन्होंने अपने सोच समझ के प्लानिंग से वो काम किए। नेहरू जी 17 साल सबसे ज्यादा टेन्योर रहा प्रधानमंत्री का। वो मृत्यु जब तक नहीं हुई उनकी, तब तक वो प्राइम मिनिस्टर रहे। उन्होंने सबसे पहले देश के, वो जानते थे कि देश में कृषि प्रधान देश है, तो कृषि के ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर उन्होंने सबसे पहले ध्यान दिया। उससे पहले इस देश में 500 रियासतें थीं, उनको मिला करके, उनको जोड़ करके हिंदुस्तान में मिलाना एक बहुत बड़ी समस्या थी। इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक सराहनीय योगदान दिया और उनके योगदान से यह काम बहुत आसानी से हो गया। सबसे पहले नेहरू जी ने संविधान बनाया, क्योंकि बिना संविधान के तो कोई देश चल नहीं सकता था। बाबा साहब अम्बेडकर को उसका चेयरमैन बनाया, अध्यक्ष बनाया, पर उनकी देखरेख में संविधान बना। 1952 में संविधान बनने के बाद पहले आम चुनाव हुआ। उस वक्त नेहरू जी का चेहरा था जिस पर कांग्रेस चुनाव लड़ी। नेहरू जी ने 300 आम सभाएं की और करीब 25,000 मील, उस वक्त किलोमीटर नहीं होता था, मील होता था, 25,000 मील का सफर किया। इसमें से उन्होंने करीब 18,000 मील हवाई सफर किया, करीब 5200 मील का उन्होंने ट्रेन से सफर किया, 1800 मील का करीब उन्होंने कार से सफर किया और 90 मील का उन्होंने नाव से सफर किया और कुछ पैदल सफर किया। उस वक्त का बहुत कठिन समय था। कठिन समय इसलिए था कि धार्मिक उन्माद चरम पे था। उस वक्त कांग्रेस की बात सुनने को कोई तैयार नहीं था। उनका, नेहरू जी का एक व्यक्तित्व ऐसा था कि वो जब भाषण देते थे, आम सभा में अपनी कांग्रेस की बात करते थे, तो आदमी पिन ड्रॉप होकर सुनता था। नेहरू जी की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि उन्होंने कभी भी धर्म की राजनीति नहीं की। उन्होंने कई जगह सार्वजनिक रूप से बोला कि धर्म जो है ये व्यक्तिगत मामला है, क्योंकि हर धर्म के लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, इसलिए इसको सार्वजनिक नहीं बनाया जाना चाहिए। नेहरू जी शिव भक्त थे। उनके मकान में, उनके घर में शिव जी का मंदिर था, वो वहीं पूजा किया करते थे। उन्होंने सार्वजनिक रूप से कभी भी ना किसी मंदिर में जाके, ना किसी को चंदा देके, ना किसी धर्म की कोई बात उन्होंने की, ना कोई प्रवचन किया, ना सुना। यह उनकी सबसे बड़ी खासियत थी, इसलिए कोई भी उनके ऊपर किसी किस्म का आरोप नहीं लगा सकता था। नेहरू जी ने अपने पहले कैबिनेट मीटिंग में सोमनाथ के मंदिर का पुनः निर्माण करने का प्रस्ताव पारित किया। उसमें जो मंत्रिमंडल के बाकी सदस्य थे वो चाहते थे कि सरकार इसमें मदद करे और सरकार की देखरेख में ये निर्माण हो। और नेहरू जी क्योंकि सर्वदलीय धर्मनिरपेक्ष को मानते थे, तो उन्होंने कहा ये नहीं, ये इसका ठीक संदेश नहीं जाएगा। और उस वक्त भी धार्मिक उन्माद बहुत चरम पे था, तो उन्होंने ये प्रस्ताव पारित किया कि इसको आम सहमति से, आम जनता के सहयोग से बनाया जाएगा, और वही उन्होंने किया। तब भी उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि थी कि इतने पुराने मंदिर को उन्होंने फिर से तैयार कर दिया। नेहरू जी ने जब 1952 में चुनाव हुआ तो 60% वोटिंग हुई और 364 सीटें कांग्रेस को आई, जो कि एक मिरेकल था, जो कोई विश्वास नहीं कर सकता था कि इतनी सीटें कांग्रेस लेके आएगी। नेहरू जी स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के पक्षधर थे। जब चुनाव की बात आई तो ये तय हुआ कि किसको वोट करने का पावर होगा, किसको नहीं होगा।
उस वक्त हिंदुस्तान में 14% ही पढ़े लिखे लोग थे। उनका कहना यह था जो पढ़ा लिखा नहीं है वो वोट कैसे करेगा। तो नेहरू जी का सोचना ऐसा था, उन्होंने ये उनका मानना था कि हिंदुस्तान का जो भी वयस्क हो, चाहे वो औरत हो चाहे वो आदमी हो, उसको वोट का पावर होना चाहिए, चुनाव लड़ने का पावर होना चाहिए, जिसमें निष्पक्ष चुनाव हो सके, लोग अपने मनपसंद उम्मीदवार को चुन सके। इसलिए उन्होंने, क्योंकि अगर पढ़े लिखे लोग नहीं तो कैसे वोट करेंगे, तो चुनाव चिन्ह बनाए। उस वक्त हिंदुस्तान एक पूरे संसार में पहला ऐसा लोकतंत्र था जिसमें सबको मताधिकार का अधिकार था। बहुत बड़ी बात थी, हिंदुस्तान से पहले किसी भी देश में पाबंदियां थी मताधिकार को लेकर, कुछ लिमिटेड, कुछ खास लोगों को ही वोटिंग पावर था। उसके बाद नेहरू जी ये भी चाहते थे कोई भी आदमी चुनाव लड़ सकता है जो वोटर है, चाहे वो पार्टी में हो चाहे स्वतंत्र हो। लोगों का कहना था कि केवल एक कांग्रेस पार्टी रहे और उसी के अंदर चुनाव हो। इसका उन्होंने भी विरोध किया और कहा कि स्वतंत्र चुनाव के लिए, स्वतंत्र उसके लिए बहुत जरूरी है कि हर आदमी को वोटिंग पावर हो, हर आदमी को चुनाव लड़ने का अधिकार हो, और उन्होंने उसको माना और किया। हिंदू धर्म से जुड़े हुए 3 राजनीतिक दल थे जिन्होंने चुनाव लड़ा। एक था रामराज परिषद, एक था हिंदू महासभाई, और उसे जनसंघ का जनसंघ बन गई थी। मगर इन सबको, तीनों को मिला के भी ये 10 सीटें नहीं जीत पाए। और आपको ताज्जुब होगा जान करके कि 18 सीट प्राप्त करके कम्युनिस्ट पार्टी प्रमुख विरोधी दल था। मैंने कहा 364 सीटें और कहा अपोजिशन के 28 सीटें। मगर इस सब के बावजूद भी नेहरू जी ने विरोधियों को कभी नष्ट करने का नहीं सोचा। अपने पहले मंत्रिमंडल में उन्होंने 5 लोग ऐसे बनाए मंत्री जो उनके दल के नहीं थे। उसमें पहले थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो हिंदू महासभा से आए थे, और दूसरे थे बाबा साहब अम्बेडकर। ये परम विरोधी थे नेहरू जी के। मगर नेहरू जी का उस वक्त सोचना ऐसा था कि विरोधी भी अपने साथ होना चाहिए जो अपन को गलत और सही का निर्णय दे सके। एक समस्या उस वक्त ये भी थी कि क्या भत्ता होना चाहिए, क्या तनख्वाह होना चाहिए। इंग्लैंड में उस वक्त 3000 रुपया लोकसभा के सदस्यों को मिलता था और 6000 उसका डबल प्राइम मिनिस्टर को मिलता था। उस वक्त स्वामी साहब जो थे वो फाइनेंस मिनिस्टर थे अपने देश के। उन्होंने यही प्रपोजल नेहरू जी के सामने मंत्रिमंडल में रखा। मगर नेहरू जी ने कहा नहीं, अपना देश गरीब है, अपन इतना पैसा लेके क्या करेंगे। प्राइम मिनिस्टर और मंत्रियों का जो भत्ता है वो एक सा होना चाहिए। और बहुत वाद विवाद के बाद ये 2200 रुपए तय किया कि प्राइम मिनिस्टर की तनख्वाह भी 2200 होगी और लोकसभा के सदस्यों की भी तनख्वाह 2200 रुपए होगी। ये बताता है कि उनको उस वक्त की परिस्थितियों को देखते हुए अपने देश से कितना स्नेह था, कितना प्यार था। आप ताज्जुब करोगे, माउंट ब्रिटेन ने उनके लिए त्रिमूर्ति भवन को चुना था और माउंट ब्रिटेन ने भी सबसे पहले उनसे कहा कि आप त्रिमूर्ति भवन में चले जाएं, पर उन्होंने साफ मना कर दिया। मगर जब सरदार वल्लभ भाई पटेल एक दिन सुबह से उनके घर पहुंचे और उन्होंने कहा कि आपको उस घर में जाना है, तो इन्होंने मना कर दिया नेहरू जी ने कि मेरा जाना संभव नहीं है। मगर जब उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी की डेथ के बाद, महात्मा गांधी की हत्या के बाद आपकी भी जान का खतरा है, तो आप अगर उस मकान में नहीं गए तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। जब उन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी तो नेहरू जी को झुकना पड़ा, दबना पड़ा और वो उस मकान में जाने को तैयार हो गए। आज भी उनका संग्रहालय उस मकान में है, त्रिमूर्ति भवन में। 1948 में ITI का काम उन्होंने शुरू कर दिया था। 1950 में प्लानिंग कमीशन बना दिया गया था। प्लानिंग कमीशन 5 वर्षीय होता था। ये प्लान करता था कि 5 वर्ष में इस देश में क्या क्या काम जरूरी है, उस हिसाब से फंड का इंतजाम होता था और उसमें काम होता था। 1951 में ने IIT बना दिया था, क्योंकि एजुकेशन सबसे ज्यादा जरूरी होता है किसी देश के लिए। उसके बाद 1952 में इन्होंने एम्स बना दिए थे कलकत्ता, और एक जगह कहीं और इनका एम्स का काम शुरू हो गया था। आज देश में कई एम्स हैं। 1954 में इन्होंने सेल बना दिया था। 1954 में उन्होंने PARC बना दिया था।
उसके बाद 1955 में भिलाई स्टील प्लांट बन गया था, 1956 में ओएनजीसी बन गया था, 1958 में डीआरडीओ बन गया था, 1961 में आईआईएम बन गया था, आईआईएम बन गया था, 1962 में इसरो बन गया था और 1962 में ही बीएचएल बन गया था। 1964 में इनकी मृत्यु के पहले इसरो भी बन गया था। 1961 में जो गोवा था वो पुर्तगाल के कब्जे में था। नेहरू जी के कई बार कहने पे भी जब वो पुर्तगाली वहां से नहीं हटे तो नेहरू जी ने अपनी सेना तैयार की और आप ताजुब करोगे जान के कि एक गोली चले बिना भी गोवा पे हिंदुस्तान ने कब्जा कर लिया और अब अपने देश में मिला लिया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी कि सेनाओं को कोई क्षति नहीं हुई, कोई नुकसान नहीं हुआ, एक गोली भी नहीं चली और अपनी भूमि अपने को वापस प्राप्त हो गई। इस तरीके से इन्होंने चौतरफी विकास किया और देश के हर क्षेत्र में, हर विषय पे, हर मोर्चे पे काम किया और आज भी जो देश में इतनी तरक्की हुई है, देश में इतनी एजुकेशन के मामले में या टेक्नोलॉजी के मामले में या गैस नेचुरल गैस के मामले में, ये सब नेहरू जी की सोच थी, नेहरू जी का विजन था और उनकी ही प्लानिंग थी जिसपे देश आगे बढ़ा है। नेहरू जी की मृत्यु 1964 में 27 मई को हुई थी। मित्रों, मैं अमरीश कुमार श्रीवास्तव। अगर आपको ये चैनल मेरा पसंद आया हो तो इसको सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें ताकि मेरा उत्साह बढ़ सके। अगले मंगलवार को मेरी फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत।